जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप प्रागैतिहासिक काल के प्रथम वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको प्रागैतिहासिक काल का दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग था पुरापाषाण काल, दूसरा भाग था मध्यपाषाण काल और तीसरा भाग था नवपाषाण काल। तो इन तीनों भागों में से हमने पुरापाषाण काल को बड़े ही बारीकी से और अच्छे से समझा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को। तो देखिएगा दोस्तों, समझिएगा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल कैसा काल होता है या मध्यपाषाण काल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं या किन किन चीजों की खोज हुई है या कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं, आज हम इनको समझेंगे। मध्यपाषाण काल अगर भारत में कब से कब तक रहा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो मध्यपाषाण काल भारत में 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक रहा। अगर बात की जाए कि इस काल के बारे में हमें सर्वप्रथम या इस विषय के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम है C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्याचल क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों को खोजकर ये बताया था कि ये औजार, ये उपकरण मध्यपाषाण काल के रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि मध्यपाषाण काल के जो औजार हैं वो किस प्रकार के हुआ करते थे, तो पुरापाषाण काल पूर्णतः ही पत्थरों वाला काल था। उस काल में आदि मानवों के औजार बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही मध्यपाषाण काल आता है, इस काल में आदि मानवों के औजार या उपकरण थोड़े लघु या छोटे होते गए। तो छोटे होते गए तो उनको क्या नाम दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो औजार छोटे या लघु हुए थे उनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण के नाम से जाना जाता है। अगली बात की जाए कि मध्यपाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको अखेटक या पशुपालक काल कहा जाता है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण चीज पशुपालन प्रारंभ होना। इस काल में आदि मानवों ने अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए पशुओं को पालने की प्रक्रिया अपना ली गई थी। और आखेटक क्या होता है, पत्थरों को काटकर बनाए गए औजार आखेटक होते हैं। तो आखेटक काल तो हमारा पुरापाषाण काल भी था और मध्यपाषाण काल भी है, लेकिन इस काल में के जो लोग हैं ये पशुओं से परिचित हो गए थे। अगली बात की जाए कि मानव के अस्थि पंजर अगर सर्वप्रथम किसी काल में मिले, मानव के अस्थि पंजर आप लोग जानते होंगे, अस्थि पंजर अगर सर्वप्रथम किसी काल में मिले तो वो काल था मध्यपाषाण काल। अगर बात की जाए तो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा दोस्तों पड़ेगा राजस्थान में। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक कोठारी नदी पड़ती है और उसी भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बागेर। बागेर जो स्थान रहा है वो भारत का सबसे बड़ा मानवों का या भारत में सबसे बड़ा मध्यकालीन या मध्यपाषाण कालीन लोगों के रहने का स्थान था। वहां पर आवास बनाए गए थे, ऐसा खोजा गया B.N. मिश्रा के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में बागेर नामक
स्थान पर कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण आवास स्थल खोजा गया। और किसने खोजा? तो दोस्तों खोजने वाले व्यक्ति हैं बी.एन. मिश्रा। कहने का मतलब सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में मध्य पाषाण काल के जो लोग कहीं पर घर बनाकर या आवास बनाकर रहने लगे थे तो उस स्थान का नाम है बागेर, जो किस राज्य का हिस्सा है? तो वो है राजस्थान राज्य का हिस्सा। देखिएगा दोस्तों अगला, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में मध्य पाषाण युग के 2 शिलाश्रय मिले। किस काल के? मध्य पाषाण युग के। कहां पर मिले? पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहां है? मध्य प्रदेश में। 2 क्या मिले? शिलाश्रय। दोस्तों शिलाश्रय क्या होते हैं? पत्थरों पर चित्रित या पत्थरों पर काटकर या पत्थरों पर बनाए गए चित्र ही शिलाश्रय कहलाते हैं। उन दोनों शिलाश्रय का नाम, पहले का नाम रखा जम्बूद्वीप और दूसरे का नाम रखा डेरोथी द्वीप। दोनों के दोनों ही स्थान द्वीप के नाम से रखे हैं और इन दोनों को मध्य पाषाण युग के अंतर्गत जाना जाता है। ये दोनों के दोनों शिलाश्रय मध्य पाषाण युग के थे। अगर पशुपालन इस काल के लोग या मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालन करने लगे थे तो पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले? इस युग का सबसे क्रांतिकारी कार्य पशुपालन ही था। तो सर्वप्रथम पशु पालने वाले लोग कहाँ रहते थे या पशुपालन के लिए लोगों ने सर्वप्रथम कहां पर प्रयास किया? तो उस स्थान का नाम है आदमगढ़। और आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहली बार लोगों ने पशुओं को चराने का या रखने का प्रयास किया था या पशुओं को अपने जीवन यापन करने के लिए रखा था। तो देखिएगा दोस्तों अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन वृक्षारोपण के प्रमाण कहां पर मिले, तो विश्व में वृक्षारोपण के सर्वप्रथम प्रमाण जो हैं ये सांभर झील राजस्थान पर मिले, जो किस काल का हिस्सा है? मध्य पाषाण काल का एक हिस्सा है। तो मध्य पाषाण काल के लोग वृक्षारोपण करने के लिए भी आगे आए थे और उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। और कहां पर किया? तो सांभर झील राजस्थान पर, जो पूरे विश्व का सबसे प्राचीन वृक्षारोपण कहलाता है। देखिएगा दोस्तों विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में मिट्टी के बर्तन प्राचीनतम साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन जिसे मृद भांड कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहां पर बने लगे? तो एक स्थान है जिसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो दोस्तों पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चौपानी पांडो एक स्थान है, चौपानी मांडो एक स्थान है। इस स्थान को चौपानी पांडो और मांडो दोनों नाम से जाना जाता है। ये एक प्राचीनतम साक्ष्य है मिट्टी के बर्तन की। मिट्टी के बर्तन बनने लगे किस काल में? मध्य पाषाण काल में। आदि मानव लोग मिट्टी के बर्तनों से भी मध्य पाषाण काल में परिचित हो गए। एक स्थान पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है लंगनाज। लंगनाज नामक जो स्थान है वो है गुजरात का। तो गुजरात में लंग नामक स्थान पर एक व्यक्ति जिनका नाम है एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया ने लंग नामक स्थान गुजरात में 14 मानव कंकाल को खोज निकाला। मानव कंकाल को खोज निकाला और साथ में रेत के टीले भी खोजे। किस व्यक्ति ने खोजे? एच.डी. सांकलिया ने। कहां पर खोजे? लंगनाथ गुजरात। कितने? 14 मानव कंकालों को खोजा जो किस काल के थे? मध्य पाषाण काल के थे। देखिएगा दोस्तों एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सराय नहर राय। सराय नहर राय जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। यहां पर स्तंभ गर्त का प्रमाण मिला। देखिएगा दोस्तों स्तंभ गर्त क्या होता है? एक स्तंभ
खंबे बनाकर, स्तंभ या खंबे बनाकर उस पर छत वर्तमान में डलती हैं। इस प्रकार से छत डली रहती थी जिसे हम स्तंभ गर्त कहते हैं। 4 खंबे गाड़कर उस पर मिट्टियों से या पत्थरों से छत डाली जाती थी, उसे स्तंभ गर्त कहते थे। इसके प्रमाण मिले हैं हमें सराय नहर राय उत्तर प्रदेश से, जो किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। इसके बाद मृतक संस्कार। मृतक संस्कार की जो विधि है वो भी मध्य पाषाण काल में सराय नहर राय स्थान से ही मिला, जो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। मृत संस्कार कैसे होते थे दोस्तों? तो मृत संस्कार इस प्रकार से किए जाते थे कि मध्य पाषाण काल के लोग अगर मरते हैं तो उन्हें जमीन में या दाह संस्कार करने के लिए उनका सिर पश्चिम में और पैर पूर्व की तरफ होते थे। ऐसी प्रक्रिया चलती थी मध्य पाषाण काल में मृत संस्कार के लिए। अगला जो है वो युद्ध में हत्या। इस काल के लोग अपने लालच के लिए लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। तो देखिएगा दोस्तों, मध्य पाषाण काल के लोग भी युद्ध करने लगे थे। ऐसा पता क्यों लगा, किस लिए लगा? ऐसा पता इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि एक व्यक्ति जिसके अवशेष हमें मिले हैं उसके सिर में एक पत्थर गड़ा हुआ मिला। इससे ये पता चला कि उसके सिर में पत्थर गड़ा हुआ मध्य पाषाण काल का है। इसलिए ही हमें ये पता लगता है कि उस समय के लोग भी लड़ते थे। अगला, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल भी मिले। एक ही कब्र में 3 लोगों को एक साथ गाड़ा गया। किस काल में गाड़ा गया? मध्य पाषाण काल में। ये सारी की सारी गतिविधियां सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में होती हैं। देखिएगा दोस्तों, महदहा। महदहा उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जिसे प्रतापगढ़ के नाम से वर्तमान में जाना जाता है या प्रतापगढ़ जिला कहा जाता है। यहाँ पर स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था प्रतापगढ़ या महदहा उत्तर प्रदेश में। तो ये हुई मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल की जानकारी दोस्तों। अब हम चलते हैं नव पाषाण काल की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, नव पाषाण काल की अगर बात की जाए तो इसका समय आप पहले से अवगत हैं। 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल भारत में चलता है। अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम पुरातात्विक खोजकर्ता नव पाषाण काल के कौन रहे, तो उनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक नामक स्थान पर या कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान पर भारत का प्रथम पॉलिश किया हुआ कुल्हाड़ी खोजा। किस व्यक्ति ने खोजा? उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। कब खोजा? 1842 में। किस राज्य का हिस्सा है? कर्नाटक का। स्थान कौन सा? लिंगसुगुर। इस स्थान पर भैया प्रथम पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी खोजी गई थी। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि नव पाषाण काल के जो लोग हैं उनकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता में ये आता है कि नव पाषाण काल के जो लोग हैं उनमें सबसे प्राचीन एक बस्ती बस गई थी। बस्ती मतलब नव पाषाण काल के लोग एक निश्चित स्थान पर रहने लगे और क्या बनाकर रहने लगे? बस्ती बनाकर रहने लगे। तो सबसे प्राचीन बस्ती इन्होंने कहां पर बनाई? तो सबसे प्राचीन बस्ती इन्होंने बनाई थी मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान में है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले मानव में अपने रहने के लिए बस्ती अगर कहीं बनाई थी तो उस स्थान का नाम है मेहरगढ़, और वहीं पर इन्होंने अपने
भोजन के लिए या अपने खाद्यान्न के लिए कृषि भी प्रारंभ की। तो कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर कहीं मिले तो उस स्थान का भी नाम है दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। अगर बात की जाए कि इस युग में कृषि स्टार्ट हो गई तो कृषि में कौन कौन सी चीजें बोने लगे या किसको खाने लगे तो हम आगे बात कर रहे हैं, लेकिन इस काल को प्रथम खाद्य उत्पादक काल की संज्ञा दी गई। भारत का प्रथम खाद्य उत्पादक काल नवपाषाण काल था, जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी खाद्यान्न उत्पादन के लिए व्यक्ति को या इस काल के मानवों को पहिए का आविष्कार भी करना पड़ा। तो खाद्य उत्पादन काल या पहिए का आविष्कारक काल किस काल को कहा जाता है दोस्तों? तो वो काल है नवपाषाण काल। अगर सबसे प्राचीन फसल मेहरगढ़ में प्रारंभ करते हैं तो कौन सी फसल है जिसको मनुष्य सर्वप्रथम उगाता है? तो उस फसल का नाम है दोस्तों गेहूं और जौ। गेहूं और जौ दो ऐसी फसल हैं जिनको मानव ने पहली बार कृषि करने में प्रयोग में किया था। लेकिन दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त फसल, प्रयुक्त मतलब खाने वाली फसल, मानव ने सबसे पहले किस अन्न को, किस खाद्यान्न को खाया? तो वो था चावल। तो सर्वप्रथम मानव की प्रयुक्त फसल चावल है। सर्वप्रथम मानव द्वारा कृषि के लिए उपयोग में लाई गई फसल गेहूं और जौ है, जो किस काल में हुई दोस्तों? वो हुई नवपाषाण काल में। अगर बात की जाए कि कोल्डी हवा, कोल्डी हवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में और बोलन नदी के तट पर। कोल्डी हवा जो है ये बोलन नदी के तट पर पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहां पर 6500 ईसा पूर्व में धान की खेती के प्रमाण मिले। कहां पर मिले दोस्तों धान की खेती के प्रमाण? तो बोलन नदी के तट पर। किस स्थान पर? कोल्डी हवा। कब मिले? 6500 ईसा पूर्व में। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या है? विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे के पूरे विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य है ये धान की खेती के। किस स्थान पर? बोलन नदी के तट पर, जो कोल्डी हवा के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए तो एक और स्थान है जिसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहां पर हस्त निर्मित मृत भांड, हाथों से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो हाथों से बनाए गए मिट्टी के बर्तन जो हैं वो मिले। कहां से मिले भैया? चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। इनकी भी क्या विशेषता है? ये भी विश्व के सबसे प्राचीनतम मृत भांड का साक्ष्य देते हैं। तो हस्त निर्मित, मानव के द्वारा मिट्टी के बर्तन या मृत भांड सबसे प्राचीन साक्ष्य या सबसे प्राचीन बर्तन कहां पर बनाए थे? तो बनाए थे चौपानी मांडो में। अगर बात की जाए कि झूम की खेती, झूम की खेती का प्रचलन अगर कहीं मिला तो वो मिलेगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो देखिएगा दोस्तों अगर बात की जाए कि सोने के प्रथम साक्ष्य, सोना एक धातु है और धातु से रिलेटेड हम ताम्रपाषाण काल, लौह युग को आगे वाले टॉपिकों में कवर करेंगे। कुछ चीजें इधर प्रयोग में आ रही थी लेकिन हमने उन्हें छोड़ रखा है, हम उसे ताम्रपाषाण संस्कृति और लौह संस्कृति में कवर करेंगे। बात की जाए कि सोने, सोना जो है दोस्तों इसके प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? तो 1800 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक के कोलार खान में सोने को खोजा गया था, जो किस काल में खोजा गया था? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही 1800 ईसा पूर्व में सोने की खोज हो चुकी थी। अगली बात की जाए कि एक स्थान है जिसका नाम है बुर्जहोम। बुर्जहोम दोस्तों पड़ता है कश्मीर में। कश्मीर में बुर्जहोम पड़ता है। यहां पर मालिक अपने
पालतू कुत्ते को रखता था। तो मालिक और पालतू कुत्ते को जब उन दोनों की मृत्यु हो जाती थी तो उन दोनों के शवों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। किस स्थान से मिले? कश्मीर से। जो किस स्थान से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है बुर्ज होम। इस प्रकार से दोस्तों हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कवर होता है। आज हमने कंप्लीट किया प्रागैतिहासिक काल को और प्रागैतिहासिक काल के तीनों भागों को। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बने रहिए सक्सेस विद बलवान के साथ में। आगे इतिहास में आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम सभी लोग स्टूडेंट्स और विद्यार्थी लोग हैं और हमारे जीवन का अहम लक्ष्य ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो देखिएगा दोस्तों, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं। हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो अपने लक्ष्य के लिए लड़ते रहिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।